हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर संसद का पहला पार्ट लोकसभा पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स को देख लेते हैं। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। क्या है? विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्य से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्य से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा और अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उनके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। इस संबंध में संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार अखिल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन 2001 की जनगणना 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यदि निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख के 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आगे देख लेते हैं। आपात की उद्घोषणा पर प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उनका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अथवा त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग अनुच्छेद 96 तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत
का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। अनुच्छेद 101 अनुच्छेद 100 के 1 लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाता है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्य सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने का आवश्यकता है। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की सामान्य हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। इनके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 48 तथा पश्चिम बंगाल 42 स्थान है। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपए तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक अपने मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं अंतरशयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जेबी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी 2009 से 2014 तक थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। आगे देख लेते हैं प्रश्न कोश। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु आपका हो जाएगा आंसर सी 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु के कम का नहीं होना चाहिए? तो आपका हो जाएगा आंसर सी 25 वर्ष। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। यही गलत है। भारत में संसद तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची निर्वाचक नामावली और को तैयार कराने का
कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। अनुच्छेद 324 एक अन्य प्रश्नगत कथन सही है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र तो आपका हो जाएगा आंसर सी। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिनका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्त शासी जिलों और लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्त शासी जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजाति क्षेत्र के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं तो आपका हो जाएगा आंसर ए जनसंख्या। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उनके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 81 2 क एवं ख इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। क विभिन्न राज्यों में और ख एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन जनसंख्या के आधार पर है तो आपका हो जाएगा आंसर बी 1971 की जनसंख्या के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधन न किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो आपको हो जाएगा आंसर सी 1951 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा तो आपका हो जाएगा आंसर ए 2031।
संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81(3) एवं अनुच्छेद 82(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031 जबकि 17वीं जनगणना होगी के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इनके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 2071 की जनगणना ही आधार होगी। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है तो आपका हो जाएगा आंसर डी 2026। भारत के संविधान में निर्वाचित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो आपका हो जाएगा आंसर डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 जिसमें से 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों प्लस आपका 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। अनुच्छेद 81 एवं 331 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावित कर दिया गया है और तदनुसार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। निम्नलिखित सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है तो आपको हो जाएगा आंसर सी 7वां तथा 31वां। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 कुल 520 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः 525 और 20 कुल 545 निर्धारित की गई। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया था जिसे 31वें संशोधन से पूर्व 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550 जिसमें से 530 से अनधिक राज्यों से तथा 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित की गई है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? आपका हो जाएगा आंसर ने 31वें संशोधन ने। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। अनुच्छेद 81(1) में संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा
लोकसभा में 2 अखिल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में 524 निर्वाचित क्षेत्र राज्य के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली 7, अंडमान एवं निकोबार 1, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 2, लक्षद्वीप 1, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, जम्मू एवं कश्मीर 5, लद्दाख 1 है। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी 543। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी 20। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य के थे, तो आपका हो जाएगा आंसर सी 530। आम चुनाव 2009 के कुछ 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से 530 राज्य से तथा 13 संघ राज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्य से तथा 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आवंटित हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर ए 20। संविधान के अनुच्छेद 81, 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यह संशोधन के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की निर्वाचित संख्या 19, दिल्ली 7, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव 2, लक्षद्वीप 1, पुदुचेरी 1, जम्मू एवं कश्मीर 5 तथा लद्दाख 1, जबकि राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8, दिल्ली 3, पुदुचेरी 1 और जम्मू एवं कश्मीर 4 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए 330, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 के 1 के उपखंड ख में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए तथा उपखंड ग में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए केरल तथा तमिलनाडु। प्रश्नावली में अग्रामीक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य में तथा दादर और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा के स्थान आरक्षित 2 में 2 सीटें दिए गए हैं, जबकि शेष उपर्युक्त राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्स्थित पूर्व
स्थित है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ये सही उत्तर है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख सहित में स्थान आरक्षित नहीं है। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर, ए और बी दोनों। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी 84। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटन संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो आपका हो जाएगा, चलिए आगे इस थ्योरी के माध्यम से देखते हैं। अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट क्रमशः 8 एवं 6 थी। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित तथा क्रमशः 10 एवं 7 से वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 एवं 3 है। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जाति के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 लोकसभा सीट आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मध्य प्रदेश। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीट मध्य प्रदेश में 6 है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचन करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मध्य प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह प्रावधान मूल अधिकार में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता था। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 300
34 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु अगले भारतीय समुदाय के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है। राष्ट्रपति अगले भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आगे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आपका हो जाएगा, इसे छोड़ते हैं, इसमें भी मतभेद है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर संसद का पहला पार्ट लोकसभा से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थानों पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ये सही हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उनके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। अनुच्छेद 85(1) से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो आपका हो जाएगा स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा, ये तीनों हो जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85(2) क के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल, तो आपको हो जाएगा आंसर सी, आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद
83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उनका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 1/10। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यह सदस्य संख्या आवश्यक है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व क्रमशः 80 एवं 31 भेजता है। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29 एवं पश्चिम बंगाल में 42। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, उत्तर प्रदेश। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्नकाल में बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन आया है। अब स्थिति इस प्रकार है: प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश 80 सीट, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 48 सीटें, तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें और मध्य प्रदेश में 29 सीटें। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान का आवंटन किया गया तो आपका हो जाएगा आंसर सी, महाराष्ट्र को। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 25। लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित है, जिसमें 4 अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्य को आवंटित स्थान का योग है? आगे देख लेते हैं। वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड 14 सीट के निर्माण के बाद वहां मात्र 40 सीटें बची। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बची। चूंकि प्रश्न विकल्प के पूर्व का है, इसलिए बिहार 54 सीट को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान, असम 14 सीट तथा मध्य प्रदेश 40 सीट की लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 है, जो निम्नलिखित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। ये देख लेते हैं। गुजरात 26 प्लस असम 14, 40। गुजरात 26 प्लस आपका झारखंड 14, 40। मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़
11 40, तमिलनाडु 39, सिक्किम 1 40, तमिलनाडु 39 प्लस मिजोरम 1 40, तमिलनाडु 39, नागालैंड 1 40। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटों 80 की आधी 40 बिहार की लोकसभा सीट है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है? चलिए देख लेते हैं। राज्य लोकसभा में स्थान: पंजाब 13, असम को 14, गुजरात को 26, राजस्थान को 25, मध्य प्रदेश को 29, तमिलनाडु को 39, आंध्र प्रदेश को 25 और पश्चिम बंगाल को 42, छत्तीसगढ़ को 11, महाराष्ट्र को 48। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही हैं। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में असम एवं झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा सभी में 2 तथा मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम सभी में 1 राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या समान है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए आगे देख लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। राज्य प्रतिनिधित्व, चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु। आपका हो जाएगा पहले 3, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 2। इस क्रम में होगा। चलिए देख लेते हैं। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड तथा पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र 1-1 सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। ध्यातव्य है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर बड़े 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः लद्दाख 17,32,66.37 वर्ग किमी, बाड़मेर आपका हो जाएगा 55,074 वर्ग किमी, कच्छ 41,414 वर्ग किमी, अरुणाचल पूर्व आपका हो जाएगा 39,704 वर्ग किमी, अरुणाचल पश्चिम 39,613 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक, दिल्ली, जो 10.59 वर्ग किमी में है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा
संसदीय क्षेत्र है? आगे देख लेते हैं। 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद 27,28,978 निर्वाचित हैं, जिनके बाद क्रमशः गौतम बुद्ध नगर 23,02,960 निर्वाचक एवं उन्नाव 21,91,465 निर्वाचक का स्थान है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो आपका चलिए आगे देख लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। प्रश्नकाल में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख थी। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख, कुछ राज्यों में संघ क्षेत्रों और संघ क्षेत्रों में 75 लाख तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए, कुछ राज्यों संघ क्षेत्र में 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। चलिए देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत प्रश्नकाल में यह राशि सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। वर्ष 2010 में अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशि बढ़ाई गई है, जो इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 12,500 रुपये, विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग 10,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग 5,000 रुपये। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहली अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, जिसमें 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, मार्च 1991। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ तो आपका हो जाएगा आंसर डी, फरवरी 1998। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इनका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ था। लोकसभा का नेता कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, किसी भी सदन का
नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए गए मतों का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले पद को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इनके तहत देश तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एवं उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, अतः कथन 1 गलत है। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी पद्धति रहती है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है तो आपका हो जाएगा आंसर बी, चयनित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी या चूज, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अध्यक्ष सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। टिप्पणी, यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, न कि सिलेक्ट। लोकसभा के स्पीकर का निर्माण होता है तो आपका हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता तो आपका हो जाएगा आंसर सी, स्पीकर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है तो आपका हो जाएगा आंसर डी, स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो आपका हो जाएगा आंसर सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो आपका हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है तो आपका हो जाएगा आंसर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक
प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आगे देख लेते हैं। तो आपको हो जाएगा आंसर डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 3। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्य वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोटों का प्रयोग केवल करता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होना होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 100। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, मावलंकर। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इनकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं अनंत सैनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे।
भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, जीबी मावलंकर। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल में वर्ष 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। वर्तमान में 20 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिड़ला हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद रिक्त है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। इनके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, पीए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारी पद, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लोकसभा अध्यक्ष। पंद्रहवीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी लगभग 14% रही। वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति अनुसार लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी आईएनसी से 7, भारतीय जनता पार्टी से 42 तथा तृणमूल कांग्रेस से 9 महिला सदस्य हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से
प्रत्येक से 11 निर्वाचित हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में सामान्यता दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उनके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। दिए गए कथनों में से केवल कथन 2 सत्य है, अन्य कथन सही नहीं है। प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 364 सीट प्राप्त की और जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 सीट प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सामान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में INCO के राम सुभग सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है।